Focus. Ideate. Innovate. Enable. आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। रूपाणी साहब, स्वागत है आपका। खास तौर पे इस समय वाइब्रेंट की तैयारी है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के दिल्ली जाने के बाद शायद ये पहला ही वाइब्रेंट है। पिछली बार तो पूरी तैयारी करके गए थे। तो किस तरह की चुनौतियां हैं आपके लिए, क्योंकि वो मैग्नेट जो लोगों को खींचता था गुजरात की तरफ, वो तो नरेंद्र मोदी थे। नहीं, इस बार तो इसलिए खुशी है कि अगले वाइब्रेंट में दिल्ली में हमारी सरकारें नहीं थी और यूपीए की सरकार ने गुजरात सक्सेस न हो उस तरीके से बहुत सारे हर्डल्स किए थे। इस बार तो सरकार जम गई है दिल्ली में। मोदी जी का पूरा विश्व में जो उन्होंने प्रवास किया, एक भारत की मोदी जी की एक बड़ी छवि बनी हुई है और स्वाभाविक है कि भारत मोदी तो गुजरात भी उसके साथ जुड़ता है, तो पूरी दुनिया से जो रिस्पांस मिल रहा है, ऐसा लगता है कि इस बार का वाइब्रेंट तो और अच्छा और बढ़िया रहेगा। लेकिन अब तो मोदी जी के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, तो ऐसी स्थिति में देखिए, आप भी संगठन के व्यक्ति हैं। गुजरात में लोग ऐसा कहते हैं कि आप हर एक आदमी से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं संगठन के अंदर। लेकिन मोदी जी ने उन सालों में करीब जो 1.5 दशक रहे वो मुख्यमंत्री, तो एक व्यक्तिगत तौर पे संबंध बनाए उद्योगपतियों के साथ, निवेशकों के साथ, देश में भी और दुनिया भर में भी। जिस तरह से एक तरह से रातों रात टाटा को गुजरात लाने का फैसला हुआ, अब आप जो काम अब तक संगठन में करते रहे हैं वो उद्योग में भी करने की तैयारी कर रहे हैं। जरूर, ये संगठन का अनुभव इसमें भी काम आ रहा है और मोदी जी भी पहले संगठन के आदमी थे और यहां सक्सेस हुए, तो मुझे विश्वास है कि मैंने भी संगठन में काम किया है, बहुत सीखा है, तो यहां भी हम सक्सेस होंगे। इस समय दुनिया में थोड़ा बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं है, ये कहना चाहिए। जब आप 8वां वाइब्रेंट कर रहे हैं तो जो सीईओज आ रहे हैं इस वक्त, उनको आप क्या मैसेज देंगे? एक्चुअली इस बार हमने जो सीईओ की कॉन्फ्रेंस रखी है, हम चाहते हैं कि कम से कम हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी और गवर्नमेंट को गुजरात की ओर से हम 3 लोग जो बैठने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग डायरेक्ट डायलॉग करें। इसलिए इस बार करीबन 60 के आसपास हमने सीईओस बुलाए हैं। उसमें 50% विदेश के होंगे, 50% इस देश के गणमान्य लोग होंगे और जो फॉर्च्यून 500 कंपनी, उसमें से जो टॉप लोग हैं उनको हम बुला रहे हैं। हमारे देश के भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके भी सीईओ आए और एक अच्छा मंथन बने और इसके आधार पर उन जो कंपनियां हैं उसमें भारत और गुजरात की प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसा हमारा कार्यक्रम है। तो अगर आप देखें, पेट्रोलियम, फिर केमिकल, टेक्सटाइल तो है पुराना, और खास तौर पे मोदी जी ने ऑटोमोबाइल, एंसिलरीज, ये कुछ क्लस्टर हैं, सेक्टर हैं जो डेवलप किए। अब आपको यहां से आगे कहां लगता है, किन सेक्टर में लगता है कि आप निवेशकों को खींच पाएंगे? इस बार जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गुजरात नंबर 1 है और गुजरात का काफी हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब हम लोग शिप ब्रेकिंग, शिप बिल्डिंग, यानी कि कोस्टल पर हम ज्यादा भार दे रहे हैं और कोस्टल जोन बनाकर वहां चाइना की तरह मास प्रोडक्शन, मास एम्प्लॉयमेंट, उस दिशा में भी नीति आयोग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। वो भी एक नया सेक्टर है। वहां से एक्सपोर्ट हो, वहां से इंपोर्ट हो, हमारे पास इतना सारा कोस्टल है, तो उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। दूसरा, हमारे पास डायमंड, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल तो पहले ही था, वो तो अभी है हमारे पास सेक्टर, लेकिन इस बार हम एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो फूड प्रोसेसिंग एक सेक्टर, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे फार्मर्स
उनको लाभ मिले। दूसरा, हम चाहते हैं कि जो मेगा इन्वेस्टमेंट डिफेंस, एरोस्पेस जैसी कंपनी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ आए। हम चाहते हैं केमिकल और गारमेंट जिसमें ज़्यादा रोजी रोटी मिलती है वो सब भी आए। स्मार्ट सिटी ये भी एक बड़ा सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में भी लोग यहाँ आए। तो सभी सेक्टर में गुजरात हमने इसलिए 18 पॉलिसी बनाई है, जिसमें हमारे पास बायोटेक की पॉलिसी भी है, हमारे पास आईटी की पॉलिसी भी है, हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलार और विंड पावर की भी पॉलिसी है, डिफेंस की भी पॉलिसी है हमारे पास। तो ये सब सारी पॉलिसी दुनिया के पट पर हम रख रहे हैं और इसके आधार पर सब सेक्टर के लोग यहाँ गुजरात में आए, ऐसी हमारी इच्छा है। तो इनमें से ज्यादातर सेक्टर पिछले वाइब्रेंट समिट में भी फोकस में थे। तो पिछले 2 सालों का कोई आपने ऐसा प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया है जो आप शेयर कर सकें हमारे साथ? नहीं, सभी सेक्टर में डिमांड है और इस डिमांड के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और गुजरात के पास सभी सेक्टर के लिए पोटेंशियल भी है। मैंने बताया ना कि ये पोर्ट डेवलपमेंट, शिप ब्रेकिंग, शिप बिल्डिंग, इवन डिफेंस के लिए सबमरीन को रिपेयर करने के लिए भी हमारे पास कोस्टल है, तो उस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट आए। डेयरी सेक्टर है हमारे पास, तो क्यों हम हमारे यहाँ डेनमार्क और हॉलैंड न बने। आपने खासतौर पर ग्लोबल कनेक्ट की थीम बनाई है, तो विदेशी निवेश ही पहला फोकस होगा? ऐसा तो नहीं है, लेकिन इस बार हम वाइब्रेंट को सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, ये ऐसा प्लेटफॉर्म बने कि जहां सबको काम करने के लिए यहां से फायदा हो। तो 5 राज्यों के लोग भी यहां आ रहे हैं और उनके लिए जो कुछ उन्हें चाहिए तो वो भी B2G मीटिंग करें, उसमें से उनको लाभ ले जाए, तो हम खुशी, हमारे लिए खुशी की बात है। उसी तरीके से ग्लोबल सारे लोग आ रहे हैं। तो जैसे अफ्रीकन कंट्री वाला मानते हैं कि भाई हमारे गुजरात से लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे यहाँ वहां आए, जरूर हम उसके लिए भी मीटिंग करेंगे और उनकी जो जरूरियात है तो यहां से लोग जाए और वहां डेवलप करें। तो इस तरीके से ग्लोबल समिट बना रहे हैं। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ जो निवेशक आएंगे वो सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी इन्वेस्ट करेंगे? हो सकता है तो उनका कुछ यहाँ जैसे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और कोई बातचीत उनकी हो और हरियाणा में वो इन्वेस्ट करें और हरियाणा को लाभ हो, तो हमें कोई हर्जा नहीं है। पूछने का मतलब ये था कि इस समय दुनिया भर में जब हमने वाइब्रेंट की शुरुआत की थी, अब ये 8वां वाइब्रेंट है, तो एक ग्लोबलाइजेशन का बड़ा ट्रेंड चल रहा था। दुनिया भर से निवेशक आ रहे थे, अपने देश में भी दूसरे जगहों पे भी जा रहे थे, हमारी कंपनियां बाहर जा रही थी। अब अचानक ऐसा लगता है कि वो रिवर्स होता हुआ लग रहा है लोगों को। अब बाहर जाने में या बाहर के निवेशक को बुलाने में या अपने लोगों को, जैसे कि आप अभी देखिए तो हमारे देश की फार्मा कंपनियों को अमेरिका में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे जो इंजीनियर्स जाते हैं सॉफ्टवेयर के, उनके ऊपर रोक लगाने की बात वहां के नए राष्ट्रपति कह रहे हैं। थोड़ा सा माहौल ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में नहीं रह गया है। नहीं, ये सब बातें चुनाव के वक्त होती है। जैसे अमेरिका में चुनाव था तो ये सब बातें वहां सब उछली होगी। तो ये सब, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रम्प ने ये कर दिया कि चलो अब बाहर से लोग को नहीं आने देंगे। ये सब चुनाव में बातें चलती है। बाकी अभी भी ग्लोबलाइजेशन का पूरा सभी दुनिया में सभी देशों को जिसको विकास करना है उसको उनके साथ जोड़ना ही पड़ेगा। और दूसरा, इतना ख्याल रखना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्रीज को नुकसान न हो, इसलिए हमने इस बार एमएसएमई उस पर भी पूरा ध्यान रखा है। हमारी एमएसएमई के लिए भी पॉलिसी भी है। हम लोग इंटरेस्ट सब्सिडी भी दे रहे हैं एमएसएमई को, हम लोग उनके इलेक्ट्रिक सरचार्ज में से मुक्ति भी दे रहे हैं। एमएसएमई को प्रधानमंत्री ने घोषणा की है 1 करोड़ के लिमिट को 2 करोड़ कर दिया क्रेडिट को। तो एमएसएमई को हम भी ध्यान रखते हैं, उनको नुकसान न हो। और गुजरात एमएसएमई में हाईएस्ट, गुजरात में एमएसएमई का बहुत बड़ा
एक वर्ग और सेक्टर डेवलप हो गया है, तो उसका भी हम ध्यान रखने वाले हैं। तो इतने सारे प्रयत्न हो रहे हैं, उसके बाद भी एक और चौंकाने वाली खबर है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में गुजरात पहले नंबर से तीसरे नंबर पे आ गया। अरे भाई, जो 3 राज्यों पहले 3 है, पहला नंबर 97.70, दूसरा 97.60 और तीसरा राज्य गुजरात 97.40। इसका मतलब पॉइंट का डिफरेंस है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही स्पर्धा हो, और गुजरात इससे बहुत पीछे नहीं हो गया है, और हम मानते हैं कि सभी राज्य 100% पहुंच जाए, तो ये खुशी की बात है। तो आप चाहते हैं कि सारे लोग 90s में आ जाएं? सारे लोग 100% हो जाए, हम मानते हैं। लेकिन आप जब कंपटीशन बढ़ेगा, जाहिर है, अब मोदी जी जब गुजरात में थे तो उन्होंने गुजरात में इतना इन्वेस्टमेंट खींचा, वो दिल्ली में है तो पूरे देश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको श्रेय देते हुए भी गुजरात के लिए कंपटीशन तो बढ़ा है, तो फिर आप क्या करेंगे? नेचुरली अभी का युग कंपटीशन का युग है। गवर्नमेंट हो या कोई उद्योग गृह हो या कोई इंडिविजुअल हो, तो कंपटीशन का ही अभी युग है। तो सबको सतर्क रहना चाहिए, वरना कंपटीशन में हम टिक नहीं सकेंगे। ओके। इस समय जो सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है 2017 के साल में होगा, वो है जीएसटी। क्या गुजरात इसके लिए तैयार है? अगर 1 अप्रैल से लागू हो जाए तो? तैयार ही है, और वो सब चल रहा है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस पर ध्यान दे रहे हैं। और जीएसटी आएगा तो 1 नेशन 1 टैक्स, जो बहुत सालों से सभी की एक इच्छा थी कि देश में ऐसा होना चाहिए, तो हो रहा है और अच्छी तरह से चलेगा। वाइब्रेंट के साथ ही जो सबसे एक अहम शुरुआत आप करने वाले हैं गिफ्ट सिटी में, इंटरनेशनल एक्सचेंज और फाइनेंशियल सेंटर शुरू होगा, इसका रिस्पांस अब तक कैसा रहा है और क्या टारगेट्स होंगे आपकी शुरुआत में? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस है, और हमें इस बात का गौरव है कि गुजरात और गांधीनगर में गिफ्ट सिटी सबसे पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बन रहा है। आज तक हमारे सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, स्टॉक मार्केट्स और बाकी सब लोग एक ग्लोबल और इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए दुबई या हांगकांग, सिंगापुर ऑफिस करते थे। अब ये गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में होगा। बहुत सारी बुकिंग वहां से आ रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का तो माननीय प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग भी 9 तारीख को कर रहे हैं। और गुजरात ये सबसे पहला राज्य होगा कि जहां इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल के लिए एक गुजरात निमित्त बना है। पहली बार कंसेप्ट करीब 20-25 साल पहले से आया था और उस पर रिपोर्टें बनी और चर्चाएं चल रही थी एक फाइनेंशियल सेंटर बनाने के लिए। जिस तरह की आज़ादी की लोग कल्पना करते थे, वैसी शायद नहीं मिली है। बड़े जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम बात करते हैं तो उनका कहना होता है। तो आप यहाँ पे किस तरह से शुरू हुआ है? एक बार शुरू हुआ है। आप क्या कहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। शुरू हुआ है, थोड़ी बहुत त्रुटि होगी तो आज नहीं तो कल सुधरेंगे, लेकिन है ही नहीं तो चर्चा किस बात की। अगर सिस्टम बनी, जैसे ये डीमोनेटाइजेशन, तो जो थोड़ा बहुत उसमें हर्डल थे तो प्रधानमंत्री जी ने उसको क्योर कर दिया और रूल्स में, रेगुलेशन में उसको बदला गया। तो इसमें भी अगर स्टार्ट करेंगे तो धीरे 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 ध्यान में आने के बाद उसमें सुधारा करते करते आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बीएसई एक बड़ा जो इंटरनेशनल एक्सचेंज शुरू कर रहा है, वो एक शायद बड़ा कदम है। इसके बाद आगे और कौन सी बड़ी कंपनियां हैं या इस तरह की क्या इनिशिएटिव? हम मानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज तो आ गया, लेकिन सभी बैंक हो, सभी इंश्योरेंस कंपनी, सभी म्यूचुअल फंड, सब यहाँ आए और एक साथ काम करें। तो हर बार वाइब्रेंट में जो बात हम पूछते हैं कि क्या इस वाइब्रेंट के बाद आप ये बताएंगे कि कितने निवेश की तैयारियां हुई है, कितने एमओयूज हुए हैं? उसका कोई हम टारगेट तय नहीं करते, लेकिन इतना सारा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि 25 देशों में हमारा रोड शो हुआ है। बहुत अच्छा रिस्पांस वहां से मिला है।
भारत में भी दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, बेंगलोर हमने रोड शो किए हैं, अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी तक 22,000 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो बहुत बढ़िया रिस्पांस है। कुल 12 पार्टनर देश इस वक्त आपके साथ हैं, तो आपने अपने हिसाब से कोई भी ऐसा टारगेट नहीं रखा है, बेंचमार्क नहीं रखा है? आप कैसे मानेंगे कि ये आपकी कोशिशें सफल हुई? कुछ तो आपके टारगेट होंगे। हम माने ऐसा नहीं, दुनिया मानेगी कि ये सफल हुआ, क्योंकि उस जो 4 दिन चलने वाला है, तो चारों 4 दिन इतने सारे एमओयू, डेलीगेशन जो आएंगे, 1-to-1 मीटिंग होगा, तो इससे बड़ा लाभ होगा। और इसके बाद जाहिर है कि ये एक बड़ा इकोनॉमिक इवेंट है, और फिर आप चुनाव की तैयारियां भी शुरू करेंगे मुश्किल से 10 महीने के अंदर, उम्मीद है। चुनाव दिसंबर में है। हाँ, ये तो जनवरी में हो रहा है, इसके पहले 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है, इसके बाद दिसंबर में है। और चुनाव की हमें चिंता नहीं है, क्योंकि गुजरात की जनता बहुत मैच्योर है। गुजरात की जनता कोई तिकड़मबाजी चलाती नहीं है, उनको डिलीवरीज चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी तरह से सेंट्रल और स्टेट में डिलीवरीज कर रही है। हमें पूरा विश्वास है। अभी भी जो नतीजे आए, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, बाई इलेक्शन, सभी में हम जीते हैं। ये एक इनफैक्ट इंटरेस्टिंग मामला है कि हम सुनते हैं कि आपके समर्थित उम्मीदवार जीते, और फिर हम दूसरी पार्टी से जब पूछते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमारे उम्मीदवार 70% हमारे जीते। नहीं तो दिखाए ना, आज जैसे हमने कार्यक्रम किया, हम कहते हैं कि 75% से ज्यादा बीजेपी के जीते हैं। आज 10,000 से ज्यादा चुने हुए लोगों का बड़ा सम्मेलन हुआ, पूरा मीडिया उसमें हाजिर थे, और पर्टिकुलरली सरपंचों का भी उन्होंने इंटरव्यू लिए। तो बताए ना, कांग्रेस इतना बड़ा सम्मेलन करे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गांव के लोग जानते हैं कि हमारे यहां कौन चुनाव जीते हैं, और मैं दावा के साथ कहता हूं 5,000 से ज्यादा बस्ती वाले सभी गांवों में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का विजय हुआ है। ये चेंज है पूरा। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से गुजरात में भी जातीय आधार पर राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, उससे लगता है कि पहली बार भाजपा के लिए बड़ी समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है, बन नहीं रहा। मैंने पहले बताया ना कि गुजरात की जनता बड़ी मैच्योर है, और वोट बैंक की राजनीति करने का हमारे ओपोजिशन प्रयत्न कर रहे हैं, जाति आधारित राजनीति करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ये तो पहले भी करते थे, वही करते थे। और देश में जातिवाद, नातीवाद, प्रांतवाद, ये सब कांग्रेस की ही देन है। उन्होंने सब किया है और करते रहते हैं। तो हार्दिक पटेल चूंकि प्रदेश से बाहर थे, अब वो वापस से आ रहे हैं, राजनीति में सक्रिय होंगे, तो आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे? हम क्यों रोके, डेमोक्रेसी में सबको छूट है। लेकिन बेसिक जो प्रश्न था उसमें हमारा एटीट्यूड सकारात्मक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने लीगल उस फ्रेमवर्क में जो कुछ हो सकता है वो करने के लिए हम तैयार हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब बातचीत चल रही है। लेकिन आपने आर्थिक आधार पे जो आरक्षण दिया, यानी आपकी पार्टी की सरकार ने जो आरक्षण दिया, वो तो अब अदालत में अटका हुआ है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और पॉजिटिव है। एक जज में से 3 जजों की बेंच में चला गया। हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। और आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण उसमें कोई जातीय आधारित नहीं है, कोई वर्ग आधारित नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो है उनके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आपने जो अभी शराबबंदी पे कड़े कानून बनाए वो इसलिए क्योंकि क्षत्रिय ठाकुरों का जो आंदोलन चल रहा था इसी मुद्दे पे, तो उसको दबाने के लिए एक बार फिर से एक जातीय आंदोलन था। नहीं, वो क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी पर गुजरात में क्लियर है। ये महात्मा गांधी सरदार का गुजरात है, और हम युवा धन को बर्बाद नहीं होने के लिए हम कटिबद्ध हैं। तो जातीय आधार पे गुजरात में भी वोटिंग नहीं होगी जैसे कि कई उत्तर के राज्यों में होती? हमारी कोशिश है कि राष्ट्रवाद बढ़े, फर्स्ट नेशन बाकी बाद में। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में कहते हैं कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। ये देश के हित में जो कुछ करना है वो करना है, देश के हित खिलाफ कुछ नहीं करना है। ये भारतीय जनता पार्टी क्लियर है।
लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर आप मुख्यमंत्री बन गए, आपको काफी समय हो गया है, तो संगठन में जो नई नियुक्तियां होनी थी वो सब अभी तक हुई नहीं? ये संगठन वाले कर रहे हैं, ये जल्दी से जल्दी होगा। ये जो देरी हो रही है वो थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा जैसी नहीं है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। तो ये जो रीडिंग लोग बाहर से जो ऑब्जर्वेशन होता है कि शायद अंदरूनी खींचतान चल रही है गुजरात भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, कोई नहीं है खींचतान। संगठन और सरकार साथ में ही है और कोई विवाद आज तक नहीं हुआ है। और हम ये मान के चलें कि विजय भाई रूपाणी ही सरकार का और पार्टी का चेहरा होंगे चुनाव में? चुनाव में तो मोदी से बड़ा चेहरा हो ही नहीं सकता कोई, और मोदी जी के प्रति आज भी पूरे देश में और गुजरात में इतना ही भरोसा है। और मैं मानता हूं कि हमारे पास श्रेष्ठ नेतृत्व है आज, इसलिए हमें कोई चिंता की बात नहीं। तो लेकिन चूंकि दो स्ट्रैटेजी होती है, या तो आप मुख्यमंत्री का नाम बता के लड़े या बिना बताए लड़े। मैंने बताया ना कि मोदी जी का नाम ही काफी है, तो इससे जरूरत मैं नहीं समझता हूं। और गुजरात की जनता आज भी मोदी जी को जानती है, पूरा भरोसा है, और इतना बड़ा नेतृत्व हमारे पास है, फिर कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपाणी जी आपका। Focus, ideate, innovate, enable.